हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये मैंने एक साइंस का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था जैव प्रक्रम। आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसे करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला जो होता है, यानी हमारा जो मोटिवेशन होता है, वो उसमें 1000 गुना बढ़ोतरी होती है। तो हमें पता चलता है कि हाँ, बच्चों को वीडियो की ज़रूरत है और इन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, इन्हें ऐसी अनेक वीडियो की ज़रूरत है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो श्वसन ये 2 प्रकार का होता है, अवायवीय, वायवीय। वायवीय श्वसन वो होते हैं जैसे अनाक्सीकरण, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीकरण। तो यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। जो अवायवीय होता है वो O2 की अनुपस्थिति में होता है, और वायवीय जो होता है वो O2 की उपस्थिति में होता है। तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना ग्लाइकोलाइसिस विधि द्वारा होता है। यह कोशिका द्रव में होता है। तो जो ग्लूकोज होता है ना, जब वो टूट के पाइरूवेट में बदलता है तो उसकी अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस विधि कहलाती है। तो जो ग्लूकोज होता है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, और पाइरूवेट से वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का निर्माण होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो अवायवीय श्वसन के 2 भाग होते हैं। पहला ईस्ट को हम कवक भी कहते हैं, और दूसरा मांसपेशियों में। तो जो अवायवीय श्वसन होता है वो ईस्ट में होता है और मांसपेशियों में होता है, और वायु श्वसन अकेला ही होता है। तो पाइरूवेट के अणु जब ईस्ट में जाते हैं तो इथेनॉल प्लस CO2 और ATP के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। तो जो ईस्ट यानी अवायवीय श्वसन होता है वो जब पाइरूवेट के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो इनेमल की परत बनाता है, और CO2 और ATP के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त करता है। पाइरूवेट के अणु जब मांसपेशियों में जाते हैं तो ATP और लैक्टिक अम्ल और ATP के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, और ATP ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसके अंदर ATP ऊर्जा पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। और ATP की फुल फॉर्म एडिनिसिन ट्राइफॉस्फेट है। और वायवीय श्वसन पाइरूवेट और वायवीय श्वसन के साथ अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। तो फुफ्फुस से रुधिर से CO2 गैस अलग होती है। तो मैं आपको फुफ्फुस बता दूं तो फुफ्फुस किसे कहते हैं। तो जो श्वसनिकाएं होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं वही फुफ्फुस कहलाती है। तो उसमें CO2 गैस जो होती है वो अलग होती है जल से, यानी H2O से। तुम्हारा आगे है लैक्टिक अम्ल के निर्माण होने से हमारे मांसपेशियों में खिंचाव होता है। जो आदमी लंबे हो जाते हैं ना तो उनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण वो लंबे होते हैं। मानव श्वसन तंत्र, तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो पहला नासाद्वार यानी नाक, और उसके बाद श्वसन नली, फिर उसके बाद श्वसनी, फिर उसके बाद श्वसनिकाएं को हम फुफ्फुस कहते हैं, और फेफड़ों में कृमिका होती है। तो नाक से पहले जो O2 होती है वो श्वसन नली में जाती है, फिर उसके बाद श्वसनी में जाती है, फिर उसके बाद श्वसनिकायों में जाती है, फिर उसके बाद फेफड़ों में, यानी फुफ्फुस श्वसनिकाएं फुफ्फुस के बाद फेफड़ों में फिर कृमिका होती है। तो प्राथमिक अंग में नासाद्वार और द्वितीयक अंग में मुख होता है। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि हम कभी भी श्वास लेते हैं तो वो पहले नाक से लेते हैं, उसके बाद मुंह से लेते हैं। तो कंठ में घेटी को एपिग्लास्टिक कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एपिग्लास्टिक। यह खाने को खाने वाली नली में और श्वास को श्वसन नली में भेजता है।
और आगे है फेफड़ों के अंदर बने जाल को श्वसनिकाएं कहते हैं। तो श्वसनिकाएं यानी फुफ्फुस, तो जो फेफड़ों के अंदर जाल पाए जाते हैं उसे श्वसनिकाएं कहते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। गैसों का आदान प्रदान कूपिका करती है जो फेफड़ों में उपस्थित होती है। यानी जो गैस होता है जैसे CO2 गैस और O2 गैस होती है हमारे शरीर के अंदर, तो उसका आदान प्रदान करती है, कूपिका करती है, ये हमारे शरीर में पाई जाती है। तो रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रुधिर को हम रक्त यानी ब्लड, खून कहते हैं। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण हमारा शरीर का जो खून होता है वो लाल होता है। यह कोशिकाओं तक O2 पहुंचाता है और CO2 को बाहर निकालता है। तो इसका एक और कार्य है, जो हमारी शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं बनी पाई जाती है ना, तो वहाँ तक जो O2 गैस होती है जो हम सांस लेते हैं वह हर कोशिकाओं तक यही पहुंचाता है, यानी हमारा हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर भी यही लाता है। तो पौधों रंध्रों की सहायता से सांस लेते हैं। यह क्रिया विसरण की क्रिया कहलाती है। देखो मैंने यहाँ छोटा सा डायग्राम बना रखा है। जो पौधों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे ही हम रंध्र कहते हैं। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। आपने 9वीं में भी इसे पढ़ा है। रक्त के 4 प्रकार होते हैं। आपने 9वीं में 3 प्रकार पढ़ा होगा, लेकिन 10वीं में यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं। तो इसका पहला प्रकार होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है RBC, और तीसरा होता है WBC, और चौथा होता है प्लेटलेट्स। तो RBC मतलब लाल रुधिर कोशिकाएं और WBC मतलब श्वेत रुधिर कोशिकाएं। तो पहला है प्लाज्मा। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। तो ये इसमें बस यही, इसकी प्लाज्मा के बारे में यही जानकारी थी। और RBC, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। RBC मैंने आपको ऊपर भी बताया, RBC का कार्य यह है श्वसन, यानी जो O2 और CO2 को आदान प्रदान करता है, तो इसलिए इसे RBC यानी श्वसन वर्णक कहते हैं। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो RBC जो होती है, जो उसके अणु होते हैं वो 120 दिन तक ही जीते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं, और इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये केंद्रक विहीन होती है। और WBC श्वेत रुधिर कोशिकाएं, इसे सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। यह रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता, और इसमें केंद्रक पाया जाता है। और मैं इसका जो जीवन काल है वो बता दूं, तो इसका जीवन काल जो होता है ना, तो वो होता है आपका लगभग 20 से 30 दिन के बीच का इनका जीवन काल होता है। तो हमारा आगे है प्लेटलेट्स। यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। और रक्त का जो कार्य होता है वो पहला होता है O2 को कोशिकाओं तक पहुंचाना, और दूसरा CO2 को कोशिकाओं से लेकर आना। जो मैं रक्त के कार्य बता रहा हूँ ये पेपर में पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। तो और तीसरा है ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाना और शरीर को गर्मी देना। तो ये रक्त के 4 कार्य हैं, और भी रक्त के अनेक कार्य हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं, और पेपर में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो आपको 3 एग्जाम्पल ही लिख के आने हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक वाइक करते रहना, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। तो आगे है रक्त समूह। ये 4 प्रकार का समूह होता है। पहला A, दूसरा B, तीसरा AB, चौथा O। तो हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद, 2 निलय। मैं इनका सारा का डायग्राम ले आऊँगा एक दिन, आपको उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। तो शुद्ध रुधिर O2 वाला रक्त ऑक्सीकृत रुधिर होता है, और अशुद्ध रुधिर CO2 वाला रक्त अनॉक्सीकृत रुधिर होता है। तो आगे पढ़ते हैं हम। तो शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध जो रुधिर होता है वो अशुद्ध रुधिर वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो अशुद्ध रुधिर होता है वो दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है, फिर दाएं निलय से फेफड़ों में वापस आ जाता है, फिर फेफड़ों में आने के बाद वहाँ से वह छनता है, वहाँ से वह शुद्ध होता है, फिर शुद्ध होने के बाद वह बाएं अलिंद और बाएं निलय में चला जाता है। तो उसके बाद जब बाएं निलय में जाता है उसके बाद वो शरीर के सारे भाग में चला जाता है। तो आइए हम इसे आगे पढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि शरीर के विभिन्न भागों में ये चला जाता है। तो महाधमनी या शुद्ध रुधिर
में रक्त को भेजता है। तो जो महाधमनी होती है इसमें आपको हमेशा शुद्ध रुधिर ही मिलेगा और फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाता है। केवल एक ऐसी धमनी है फुफ्फुस धमनी यानी श्वसनिकाय धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है और शिरा में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। तो धमनी और शिरा के जो होते हैं वो उनके बीच में जो अंतर होते हैं आइए उसे पढ़ते हैं। तो इसका पहला अंतर होता है, ये पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसके आपके 5 जो अंतर है उन्हें लिख रखा है। तो हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों में ये धमनी भेजता है शुद्ध रुधिर को, और शिरा जो होता है वो शरीर के अन्य जो अंग होते हैं वहाँ से रक्त को हृदय तक पहुँचाता है उसे शुद्ध करने के लिए। और जो धमनी होती है वह लचीली होती है, मोटी होती है, और शिरा होता है ये पतली होती है, लचीली। लाई में आपकी धड़कन चलती है तो वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आपको लाल कलर की जो नसें दिखाई देंगी वो धमनी होती है, और वहीं पर आपको नीली कलर की भी नसें दिखाई देंगी तो आप वो शिरा होती है। तो वहाँ पर हमारे शरीर की सारी नसें आके मिलती है, जुड़ती हैं। तो जो धमनी होती है वो रुक रुक कर बहती है और जो शिरा होता है यह लगातार धीमी गति से बहता रहता है। तो धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और शिरा का जो आयतन होता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, जो वो डॉक्टर के पास होता है ना, वो जो काला कलर का होता है जो कान में लगाते हैं, और जब उनके पास जाते हैं तो हमारे हृदय पे लगा के उसे सुनते हैं, तो उसे ये स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिसे हम आला भी कहते हैं जो डॉक्टर के पास होता है। तो उसी को हम स्टेथोस्कोप साइंस की भाषा में कहते हैं। उसी से डॉक्टर हमारी धड़कन को चेक करते हैं। आगे है रक्तदाब। रक्तदाब 2 प्रकार का होता है, संकुचन दाब और अनुशीलन दाब। तो संकुचन दाब को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यह 120 kg होता है, और जो अनुशीलन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये 80 kg होता है। तो बीपी नापने वाला जो पदार्थ होता है वो सिग्मोमैनोमीटर होता है। तो उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना मानव उत्सर्जन कहलाता है। तो मानव श्वसन तंत्र, 1 जोड़ी वृक्क, 1 मूत्रवाहिनिका, 3 यूरेटर, और तीसरा है 1 मूत्राशय, 1 मूत्रमार्ग, और हम उसको यूरिन भी कहते हैं। रुधिर से हानिकारक पदार्थों को छानकर बाहर करने का कार्य होता है। तो हमारा आगे है नाइट्रोजनी पदार्थ, यूरिया या यूरिक अम्ल, यह सब किडनी से अलग होते हैं। वृक्क में बेसिन फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। वृक्क जो होता है ना वो हमारे, जिसे हम किडनी कहते हैं इंग्लिश में, तो उसे ही हम हिंदी में वृक्क कहते हैं साइंस की भाषा में। तो नेफ्रॉन, यह वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो कोशिका है। तो ऐसे वृक्क की नेफ्रॉन है। तो वृक्क का बाहर वाला भाग संयोजी एवं अरेखित पेशियों से बना होता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो जो नेफ्रॉन है वह वृक्क जो नलिका होता है, विक्राणु जिसे कहते हैं, की संरचना होती है, यानी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। मैंने आपको पहले बताया, अभी बता रहा हूँ। तो रंध्र, पौधा जो होता है, पौधे की जो पत्ती होती है, पत्ती के अंदर रंध्र पाया जाता है, स्टोमेटा होता है। तो रंध्र के कार्य गैसों का आदान प्रदान, विनिमय या वाष्पोत्सर्जन। तो जो रंध्र होता है वो गैसों का आदान प्रदान करता है, जैसे CO2 गैस और O2 गैस होती है ना। पौधा होता है वो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और O2 छोड़ता है, तो ये रंध्र द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन यानी जो जल का वाष्पन होता है, जल जो भाप बन के उड़ता है,
वो भी रंध्र का ही कार्य होता है। तो वाष्पोत्सर्जन पहला ताप के नियंत्रण में और आंतरिक जल का वाष्प बनाने में। तो जो ताप का नियंत्रण, यानी मैं आपको ताप का नियंत्रण बता दूं, जैसे हमारे शरीर जो पौधे होते हैं उनके शरीर में ज़्यादा, यानी उनके जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो ये वाष्पोत्सर्जन जब ये पानी को वाष्प कर देता है तो उन्हें थोड़ा ठंडक महसूस होती है, पेड़ों को ये ठंडा करने में मदद करता है। और आंतरिक जल का वाष्प करना, जो उनके अंदर ज़्यादा जल हो जाता है यानी फालतू जल होता है, उसे वाष्प बना के उड़ा देते हैं वो। तो रंध्रों में द्वार कोशिकाएं दो पाई जाती हैं। तो रंध्रों का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति और स्लथ दशा पर निर्भर करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये इसकी दो कोशिकाएं हैं ना, तो वो पहला है स्फीति और दूसरा है स्लथ। तो ये हमारा प्यारा सा चैप्टर था और ये ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी तो पता चलता है कि हाँ, आपको ऐसी अनेक वीडियो की ज़रूरत है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो हमारा अगली वीडियो आएगी, वो आएगी नियंत्रण एवं समन्वय के ऊपर, क्योंकि इसका जो अगला चैप्टर है वो यही है। तो मिलेंगे आपसे अपनी